dear student, myself Pradeep Sharma. Dear student, today I will start your new topic towards the civil disobedience movement. In February 1922, महात्मा गांधी decided to withdraw the non-cooperation movement. आपको हमने बताया था चोरी चारा इवेंट जो गोरखपुर में हुआ था, उसके बाद में महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये वायलेंट हो गया है तो हमें इसको विड्रा करना चाहिए, कॉल ऑफ करना चाहिए. तो ही फेल्ट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट मैनी प्लेसेस. उन्होंने महसूस किया कि जो मूवमेंट जो है बहुत जगह जो है वायलेंट हो गया है. सत्याग्रही नीड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास एजिटेशन. उन्होंने कहा कि सत्याग्रही को पहले जब भी कोई ऐसा मूवमेंट करना हो जो मास एजिटेशन करना हो कि बहुत सारे लोग जब किसी चीज़ का अपोज कर रहे हो तो उनको पहले क्या था, ट्रेंड करना चाहिए विद इन द कांग्रेस. अब कांग्रेस के साथ में देखिए कांग्रेस के अंदर में क्या था. सम लीडर्स वर बाय नाउ ट्राई टू बी मास स्ट्रगल. उसमें कुछ लोग तो चाहते थे कि भाई मास स्ट्रगल होना चाहिए एंड वांटेड टू participate in the election to be provincial council and had set by up the government act of 1919. उसमें से कुछ लोग चाहते थे कि मास स्ट्रगल होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए उसके लिए. और दूसरा क्या, जो प्रोविंशियल काउंसिल्स होंगे जो एक्ट ऑफ 1919 के तहत जो आने वाले थे उसमें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए. वो क्या सोचते, दे फेल्ट दैट इट वाज बी इम्पोर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश विद इन द काउंसिल. अभी जो काउंसिल होगी जहाँ पे रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं वहाँ पे अगर ब्रिटिशर्स का अपोज करेंगे दैट विल बी द बेटर. आर्गू फॉर द रिफॉर्म, वो जो है रिफॉर्म का मतलब सुधार के लिए उनसे आर्गूमेंट करेंगे एंड आल्सो डेमोस्ट्रेट, और उसके लिए प्रदर्शन भी करेंगे दैट दिस काउंसिल वर नॉट ट्राइंग. इसके लिए बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, बिल्कुल करना चाहिए. दे फेल्ट दैट इट वाज बी इम्पोर्टेंट. यहाँ पे क्या कि ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल आर्गू फॉर रिफॉर्म एंड डेमोस्ट्रेट दैट दीज काउंसिल वर नॉट ए ट्रूली डेमोक्रेटिक. भाई ये जो काउंसिल थी वो रियली में डेमोक्रेटिक नहीं थी. वो कहते थे नहीं इसको डेमोक्रेटिक करना चाहिए, डेमोक्रेटिक में सबके राइट्स होते हैं, ये होना चाहिए. फ्रॉम आल्सो डेमोस्ट्रेट, ये भी सारा काम उन्होंने करेंगे. तो इसमें क्या था, इसके दो महत्वपूर्ण आपके इसमें आपके आएंगे. चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने इसके लिए क्या किया, एक पार्टी बनाई कांग्रेस के अंदर ही, और टू आर्गू फॉर रिटर्न टू काउंसिल पॉलिसी. ताकि इन्होंने कहा, दोनों ने क्या करा, भाई हमें तो काउंसिल पॉलिटिक्स में जाना चाहिए. उसके लिए इन्होंने कमेटी बनाई, उसका नाम रखा स्वराज पार्टी. मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास. बट यंगर लीडर लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस praised the more radical mass agitation for the full independence. लेकिन जो यंगर लीडर्स थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कहते नहीं हमें जो स्ट्रगल करना चाहिए फॉर द मास इंडिपेंडेंस के लिए. In such a situation, internal debate was attention to factors. Again, safe Indian politics toward the late 1920. The first was effect to the worldwide economic depression, agriculture prices 1926 and 1930 as a demand for agriculture good fell in the export to decline the present difficult to pay the revenue by 1930. अब इसमें दिया गया जो कई सिचुएशन आ गई, डिबेट हुआ इंटरनली. कुछ अभी जो ऊपर हमने बात की थी इन लोगों के बीच में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. क्या हमें 1920 वाले जो रिवोल्ट जो आपका जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसके पास चलना, उसी की तरह काम करना चाहिए. और इस बीच में कंडीशन हो रहा है कि भारत 1926 में भारत में क्रॉप्स फेलियर हो गया, पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी डिप्रेशन में आ गया. जो किसान थे उनका जो प्रोडक्ट था, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था वो मार्केट में सेल नहीं हो रहा था, तो दे आर नॉट एबल टू बी पे द रिवेन्यू. ये सारी कंडीशन सामने आ गई थी और पूरा कंट्री जो है एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि पूरा आर्थिक तंगी से जूझ रहा था. अगेंस्ट दिस यहाँ पर देखिएगा बैकग्राउंड इन न्यू टोरी गवर्नमेंट. उस समय क्या थी, न्यू टोरी गवर्नमेंट बनी थी वहाँ पर ब्रिटिश में. ये देखिएगा उसने कॉन्स्टिट्यूट द सेचुरी कमीशन, उसने एक साइमन कमीशन बनाया टू सेटअप इन रेस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट. कि जो यहाँ पर जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुए हैं आपके इंडिया में, वहाँ का उनका क्या रेस्पॉन्स रहा, क्यों हुए हैं. द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम. भाई उस जो साइमन कमीशन बनाया था 1927 में बनाया था, ये आपका ध्यान करना है, 1927 में बनाया था साइमन कमीशन. इसका काम क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड है इंडिया में वो किस प्रकार से काम कर रहा है, कहाँ कमी रह गई है, किस प्रकार के रिवोल्ट हो रहे. द प्रॉब्लम वाज दैट व्हाट कमीशन डिड नॉट हैव ए सिंगल इंडियन मेंबर. इसकी प्रॉब्लम क्या थी, जो कमीशन बनाया था उसमें एक भी
सिंगल इंडियन मेंबर नहीं था। ये थोड़ा सा इसमें ध्यान दें, जब सिंगल एक भी इंडियन मेंबर नहीं था तो क्या जो ये रिपोर्ट बनाते विदाउट द मेंबर ऑफ इंडियंस, तो क्या ये रिपोर्ट सही बन पाती? बिल्कुल सही नहीं बन सकती। तो इसलिए जब 1928 में जब ये भारत में आया तो इसका क्या हुआ, साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928। इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन, इसका स्वागत कैसे करा गया, गो बैक साइमन, वापस जाओ साइमन, इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। इसमें जो कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया डेमोस्ट्रेशन में, प्रदर्शन में, जबकि ये अपोजिशन पार्टी थी। इन द एफर्ट टू विन द अवर द वाइसराय लॉर्ड इरविन, अब जो वायसराय ने जो उनको जो जीतने के लिए बोला भी ठीक है, इनको जो कैसे काबू में किया था, वायसराय ने कहा कि अनाउंस किया कि इंडिया विल बी ए डोमिनियन स्टेट। 1929 में उसने अनाउंस किया इंडिया विल बी ए डोमिनियन स्टेट, यानी कि हमारे प्रभुत्व वाला रहेगा, बट इट विल बी फ्री, यू कैन मेक योर रूल और रेगुलेशन, कैन रन द गवर्नमेंट। और उसने कहा, उनको ऑफर दिया डोमिनियन स्टेट के लिए, भारत आपका डोमिनियन स्टेट कर देंगे, और इसके लिए हम जो है राउंड टेबल, यानी कि एक टेबल के एक गोल टेबल है, उसके चारों तरफ बैठ के जो हम जो है डिस्कशन करेंगे, जो भी हमें करना है, किस प्रकार से इंडिया को करना जाए। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स, लेकिन कांग्रेस लीडर को इस आर्गूमेंट से, इस अनाउंसमेंट से इरविन के कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। द रेडिकल विद इन द कांग्रेस लेड बाई जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस बिकम मोर असर्टिव, द लिबरल एंड मॉडरेट हुवर। तो जितने भी रेडिकल्स थे और अदर पीपल थे कांग्रेस के अंदर, वो इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हुए, बोला हम इससे सेटिस्फाई नहीं है। और उन्होंने नेक्स्ट जो 1929 में लाहौर में जो सेशन होने वाला था, कांग्रेस का जो सभा होने वाली थी, वहाँ पर उन्होंने एक डिसाइड किया कि अब जो हम जो हैं वी विल गेट, वी अभी तक बात कर रहे थे स्वराज की, अभी तक किसकी बात कर रहे थे, स्वराज की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा अब हमें स्वराज नहीं चाहिए, अब हमें स्वराज नहीं, हमें फुल स्वराज चाहिए, यानी कि फुल इंडिपेंडेंस। डोमिनियन स्टेट नहीं कि प्रभुत्व उनका रहेगा, सुप्रीम पावर तो फिर भी उनकी रहेगी, तो भारतीयों का क्या बेनिफिट रहेगा उसमें। तो बोला ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, फुल स्वराज चाहिए। तो उन्होंने 26 जनवरी को यह डिसाइड किया कि वुड बी सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे, कि हम जो है दिसंबर में हुआ था, तो 26 जनवरी को हम जो है सभी लोग उन्होंने शपथ ली कि हम जो इसके लिए काम करेंगे, और 26 जनवरी को जो हम एज ए इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, रिपब्लिक डे नहीं। उसी की याद में अभी हम बताते हैं कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों हमने लागू किया, इससे बाद में भी कर सकते थे या पहले भी कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा पहले भी बन चुका था। तो इसका मतलब है कि उसकी याद, ये जो इंसिडेंट था, जो आपका जो मतलब एक प्रकार से सभा हुई थी, मतलब डिसीजन लिया गया था, उसी को याद करने के लिए 1950 को हमने लागू किया था। व्हेन डिड पीपल वर टेक टू प्लेस स्ट्रगल फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बट सेलिब्रेशन अट्रैक्ट वेरी लिटिल अटेंशन। भाई ये जो सभी लोगों ने जब उसके लिए प्लेस लिया, शपथ लिया कि हम जो फुल इंडिपेंडेंस के लिए काम करेंगे, लेकिन ये जो था प्रभाव वो कुछ ही लोगों तक रहा, इसने अपना प्रभाव खो दिया। और गांधी जी चाहते थे कि ऐसे इशू, गांधी जी ऐसे इशू चाहते थे, मास एजिटेशन के ऐसा इशू चाहिए कि जो सबके लिए एक जैसा हो। तो गांधी जी की तो ये इच्छा थी। अब उनको इच्छा से एक काम भी मिल गया। अब आगे देखिएगा, अंग्रेज़ों ने क्या किया कि साल्ट पर भी टैक्स लगा दिया, कि अब जो है गवर्नमेंट जो है साल्ट पर टैक्स, गवर्नमेंट का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या था, भारतीय चाहे अमीर चाहे गरीब, उनके लिए तो भारतीय सारे भारतीय ही थे। तो उन्होंने, गांधी जी को इसका मौका मिल गया, बोला ठीक है यार, अब इसके बेस पर जो हम काम कर लेते हैं। द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो महात्मा गांधी फाउंड इन ए साल्ट powerful symbol that could unite India. On 31st January 1930, he sent a letter to Viceroy Irwin starting 11 demands. इसके लिए गांधी जी ने, अब इसमें डेट दिया हुआ है 31 जनवरी 1930 को, इरविन को एक लेटर भेजा, इसमें 11 डिमांड दी गई थी। 11 डिमांड काफ़ी थी उसमें। 11 डिमांड में क्या था कि जो डिफेंस पे जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है, उसको आधा कर दिया जाए, और बहुत सारी ऐसी डिमांड्स दी हुई थी, तो उसमें दिया गया था। सम ऑफ दीज वर और जनरल इंटरेस्ट, अदर्स वर द स्पेसिफिक डिमांड फॉर द डिफरेंट क्लासेस। कुछ तो इसमें जनरल थी, सामान्य मांगे थी, और कुछ जो स्पेशल जो क्लासेस थी, जैसे SC ST या अदर्स थी, उनके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें थी। फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट की भी कुछ डिमांड थी, ठीक है, पीजेंट,
द आइडिया वाज मेक द डिमांड वाइड रेंजिंग so that all classes within Indian society could be identified with them and everyone could be brought टुगेदर इन द यूनाइट। इस तरीके की डिमांड थी जिससे कि इंडियंस जो एक तरीके से यूनाइट हो सकते थे। उसमें ये भी दिया था कि पॉलिटिकल लीडर्स को जो है, जो पॉलिटिकल्स जो प्रिजनर्स हैं उन्हें भी रिहा कर दिया जाए। और इसमें कभी कभी आर्गूमेंट भी आता है, गांधी जी ने भगत सिंह इनका नाम नहीं दिया था क्योंकि वो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, वो भी छूट सकते थे, तो कभी कभी गांधी जी पर इसका आर्गूमेंट भी लगता है। आगे देखते हैं इसमें यहाँ पे प्रिजन। द आइडिया वाज टू मेक ए डिमांड वाइड रेंजिंग, ये सभी बता दिया आपको, ताकि सोसाइटी ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूनाइट हो सकें कैंपेन में। द मोस्ट स्टिंगिंग ऑफ ऑल ऑफ द डिमांड एम्बोलिश विद द साल्ट टैक्स। Salt was something consumed by the rich and poor alike, and it was one of the most essential items of food. The tax on salt and the government monopoly were its production. Mahatma Gandhi declared revealed with most of operation faced with the British rule. अब देखिए ये जो साल्ट की बात थी, गांधी जी को ये तो मौका चाहिए था, तो अब इनको जो है एकदम इनको ऐसा लगा कि भाई अब इनको मौका मिल गया कि अब जो ऐसा काम नहीं होना चाहिए, तो इसको सारे एक साथ लोग आ जाएंगे। तो महात्मा गांधी जी ने इसको एज ए वेपन की तरह इसको यूज़ किया। अब आगे देखते हैं किस प्रकार से वेपन को यूज़ किया। कि गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, प्रोडक्शन भी वही करेंगे, बेचेंगे भी वही, टैक्स भी वही लगाएंगे। तो आम जनता जो इंडियंस थी, चाहे गरीब है या रईस है, कोई भी है, वर्ल्ड में नमक तो चाहिए, तो उनसे गवर्नमेंट को फ़ायदा होता। गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। जो हमारे यहाँ के जो मकान, जो आपको जो साल्ट बनाने वाले लोग थे, जो वो सब बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए। महात्मा गांधी ने लेटर लिखा, वाज इन ए वे एन अल्टीमेटम, एक अल्टीमेटम के रूप में गांधी ने लिखा था। इफ़ डिमांड वर नॉट फुलफिल्ड बाई 11 मार्च, अल्टीमेट दिया था, वार्निंग दी थी, अगर जो हमने जो डिमांड दी अगर वो 11 मार्च तक नहीं मानी गई, ठीक है। ही लेटर स्टेटेड ए कांग्रेस वुड लॉन्च ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंपेन वही है, एक करेंगे, मूवमेंट करेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपने डिमांड नहीं मानी तो हम जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। अनविलिंगली टू नेगोशिएट सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस साल्ट मार्च accompanied by 78 ऑफ मेंबर। तो महात्मा, जब उनकी बात नहीं मानेगी तो महात्मा गांधी ने क्या करा, अपने 78 फॉलोअर्स के साथ में मार्च पर निकल गए, जो ट्रस्टेड वॉलंटियर, जो उसको विश्वास पात्र वॉलंटियर। द मार्च वाज 240 माइल्स, 240 माइल्स की मार्च थी। और डेली कितना चलते थे गांधी जी, 24 डेज वो चले और डेली 10 माइल चलते थे, यानी 24 × 10 यानी कि 240 माइल्स ही आप देख सकते 24 डेज़ का ये जर्नी हुआ। तो उसके बाद वो उनके पीछे जहाँ जहाँ वो जाते चले गए, हज़ारों लोग उनके पीछे आते चले गए हैं पीसफुली। इसमें कोई इसमें वो नहीं हुआ आपका नॉन वायलेंस में। ऑन 6 अप्रैल, अगर 6 अप्रैल की बात करते हैं, रिच डांडी एंड सेरेमोनियली वायलेट द लॉ मैन्युफैक्चरिंग साल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। तो उन्होंने जो है साल्ट का जो आपका जो साल्टी वाटर था उसको बॉईल करने के बाद में उससे साल्ट निकाला। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और यही जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बिगिनिंग कहलाए। हाउ वाज द मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब इसमें ध्यान देखना है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से किस प्रकार से डिफरेंट था, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान करना है हमें। पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू द रिफ्यूज cooperation within the British as they had done in 1922 but also break colonial rule। अभी क्या था, पहले तो उसमें तो केवल क्या था, लोगों को बोला गया था कि भाई हम जो इनका कॉपरेशन नहीं करेंगे। अभी थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि इसमें अपोज भी करना था, उनकी जो आज्ञाएं थी उनको भी नहीं मानना था। पहले तो नॉन कॉपरेशन ही था, अब इनकी आज्ञा भी नहीं मानना था, कॉलोनियल रूल को तोड़ना था। थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ। ऐसा नहीं कि सॉल्ट जो नियम है केवल गुजरात में दांडी में तोड़ा गया। गांधी जी ने मूवमेंट चलाया तो वो जहाँ जहाँ साल्ट बनता था, इंडिया इज़ ए पेनिसुलर कंट्री, 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो जहाँ जहाँ साल्ट का टूट सकता था वहाँ पे, जहाँ पे साल्ट बनता था वहाँ सभी जगह इंडिया में इस रूल को तोड़ा गया। ब्रिटिशर्स की मोनोपोली के खिलाफ आवाज़ उठाई गई।
इसमें देखिए मैन्युफैक्चर साल्ट एंड डेमोस्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ साल्ट फैक्ट्रीज, और जो गवर्नमेंट की जो साल्ट फैक्ट्रीज उसके सामने प्रदर्शन किया गया। एज द मूवमेंट स्प्रेड, जैसे मूवमेंट बढ़ा, फॉरेन क्लॉथ वाज बाइकॉटेड, फॉरेन क्लॉथ को भी बाइकॉटेड कर दिया गया। लिक्कर शॉप वाज पीक्ड, वही शराब की दुकानों के रास्ते बंद कर दिए गए। पीजेंट रिफ्यूज टू पे रिवेन्यू, किसानों ने जो है उनको गवर्नमेंट को टैक्स देना मना कर दिया। और चौकीदारी टैक्स, जो गांव को सुरक्षित रखने के लिए चौकीदार रखते थे ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स चौकीदार गांव का कम होता था और वो ब्रिटिशर्स का ज़्यादा होता था, लेकिन वो टैक्स गांव वालों से लिया जाता था, तो उसके लिए भी गांव वालों ने मना कर दिया। विलेज ऑफिशियल्स रिज़ाइन, जो विलेज के जो कर्मचारी थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। एंड इन मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेंटेड फॉरेस्ट लॉ, गोइंग इनटू द रिजर्व्ड फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड। अभी कहा था जब फॉरेस्ट पॉलिसी लग गई थी, बहुत सारे जो ट्राइबल लोग थे फॉरेस्ट से बेघर कर दिया गया था, तो उन लोगों ने फॉरेस्ट लॉ को तोड़ दिया, और जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट थे जो अंडर द गवर्नमेंट आते थे वो उसके अंदर गए और उन्होंने अपने पशु चराने शुरू कर दिए, और वहाँ से जो उनको फायर वुड या अदर प्रकार की जो वुड चाहिए थी वो भी वो वहाँ से लेने लगे। वरीड बाय द डेवलपमेंट द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग, अब देखिएगा, अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर बाय वन। अब गवर्नमेंट जो है उससे चिंता हो गई, तो अब वो क्या थे, जो यहाँ के जो लीडर थे कांग्रेस के, उनको वन बाय वन वो अरेस्ट करने लगे। दिस लेड टू द वायलेंट क्लैशेस इन मैनी प्लेसेस, जब लीडरों को वो कैप्चर करने लगी, अरेस्ट करने लगी, तो बहुत जगह क्लैशेस भी हुए, आपस में मतभेद हुआ, झगड़ा हुआ, बहुत जगह फाइट भी हुई। तो यहाँ पर देखिएगा वी अरेस्ट इन, अब गांधी जी को भी उन्होंने अरेस्ट कर लिया। कब किया इन्होंने अरेस्ट? इन अप्रैल 1930। एंग्री क्राउड, जितनी जो भीड़ थी वो गुस्सा हो गई। डेमोस्ट्रेटेड इन द स्टेट ऑफ पेशावर में जो है वहाँ के जो स्ट्रीट है उस पर डेमोस्ट्रेट प्रदर्शन कर लेंगे। फेसिंग आर्म्स कार्स एंड द पुलिस फायरिंग, मैनी वर किल्ड, ठीक है, उन पर पुलिस ने फायरिंग कर दी, बहुत सारे लोग मारे गए। ए मंथ लेटर व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड, इंडस्ट्रियल वर्कर्स इसमें सोलापुर अटैक द पुलिस पोस्ट, तो म्यूनसिपल बिल्डिंग्स, ठीक है, लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन। कुल मिला के आप देख सकते हैं ये भी एक प्रकार से नॉन वायलेंस मूवमेंट में हो गया। ए फ्राइटेंड गवर्नमेंट, अब जिससे थोड़ी गवर्नमेंट डरी, विद ए पॉलिसी ऑफ द बर्नियल रिप्रेशन, पीसफुल सत्याग्रही वर अटैक्ड, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन। देखिए जो शांति से कर रहे थे सत्याग्रही, उन पर अटैक किया गया, बच्चों और जो वुमेन थे उनको पीटा गया। एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया। इन सच सिचुएशन महात्मा गांधी जी ने क्या सोचा, फिर उन्होंने डिसाइड किया, महात्मा गांधी तो नॉन वायलेंस से काम करते थे, वायलेंस के तो खिलाफ थे, तो उन्होंने कहा भाई एक बार फिर हम इसको बंद कर देंगे। द मूवमेंट इज एंटर इन टू डे पैक्ट दैट द इरविन, और 5 मार्च ऑफ 1931 वहाँ पे एक पैक्ट हुआ, बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट, एक समझौता हुआ। गांधी जी कंसेंट टू द पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड राउंड टेबल, गांधी ने कहा कि हम जो सेकंड राउंड टेबल होगी, 3 राउंड टेबल हुई थी, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये यहाँ तक आ रहा था, अभी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपकी लंदन में हुई थी। गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर, गवर्नमेंट एग्री हो गई थी कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं वो उनको रिलीज कर देंगे। दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू द लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस बट द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन, ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। गांधी जी वहाँ पर गए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना ने जो वही फुल पाकिस्तान की बात करी, गांधी जी तोड़ना नहीं चाहते थे, वो पूरे इंडिया को यूनाइट करना चाहते थे, तो वहाँ पर जो उनके जो फेवर में कोई बात नहीं, तो वहाँ से वो चले आए, ठीक है। यहाँ पे बैक इन इंडिया डिस्कवर दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन ए न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है हमें दबाने का नया तरीका ढूंढ रही है। गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल, उस समय गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। इन कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर इलीगल, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया गवर्नमेंट ने कि गैर कानूनी एक संगठन है। एंड ए सीरीज ऑफ मीजर्स हैड बीन इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग, और बहुत सारे ऐसे रूल और रेगुलेशन बना दिए गए जिससे लोग एक साथ मिलकर मीटिंग ना कर सकें, डेमोस्ट्रेशन प्रदर्शन ना कर सकें, और किसी चीज़ का बाइकआउट ना कर सकें, बहिष्कार ना कर सकें। विद ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी रिलॉन्च द डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर
ओवर ए 1 ईयर, 1 साल के बाद लगभग जो गांधी ने फिर दोबारा से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को रिलॉन्च किया। द मूवमेंट कंटिन्यू बट 1934 इट लॉस्ट इट मोमेंटम। लेकिन 1934 में इसका जो मोमेंटम था, जो इसकी चाल थी, वो धीरे धीरे ही वो समाप्त हो गई और ये धीरे धीरे बढ़ गया।